हे एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल सहरावत क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर गुड एंड डूइंग योर बेस्ट इन योर प्रिपरेशन। सो इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव स्टार्टेड अ प्री practice set or model question paper for your all upcoming exams like UP PGT, TGT, UPLT grade and UP GIC lecturer. So in this video also we will continue that practice set, and the first question is Taenia saginata differs from Taenia solium in. Taenia saginata Taenia solium से differ करता है किस characteristics के basis पर? Absence of scolex hooks, absence of scolex hooks and uterine branching, or absence of scolex hooks and presence of both male and female reproductive organs and presence of scolex hooks. So here the correct answer will be absence of scolex hooks. Scolex किसके लिए है बेटा? ये head के लिए है. First of all, what Taenia saginata और Taenia solium both are tapeworm. क्या है दोनों के दोनों? tapeworm है and belongs to the phylum Platyhelminthes. किस फाइलम से बिलोंग करते हैं? प्लेटीहेल्मिंथीज से बिलोंग करते हैं. फ्लैटवर्म है दोनों के दोनों पैरासाइट हैं. होस्ट है इनका ह्यूमन बीइंग को इन्फेक्ट करते हैं थ्रू कंजप्शन ऑफ रो और अंडर कुक्ड बीफ. रो या अंडर कुक्ड बीफ के खाने से ये हमारी बॉडी में एंटर करता है. एंड जो टीनिया सेजिनेटा है इसको अनआर्म्ड टेपवर्म भी बोलते हैं. इसके पास क्या है? इसके पास ये जो अभी बात की हमने स्कोलेक्स हुक्स, जो हेड वाला रीजन है स्कोलेक्स, उसमें जो हुक्स प्रेजेंट होते हैं. पैरासाइट जो है होस्ट की बॉडी में अपने आप को एक तरह से अटैच करने के लिए जो ऑर्गन्स रखता है उनको हुक्स बोलते हैं. तो वो इनके पास नहीं होते सेजिनेटा के पास. सो इसको और क्या बोलते हैं? अनआर्म्ड टेपवर्म भी बोलते हैं इसी रीजन की वजह से. इसके पास सकर्स प्रेजेंट होते हैं बट रोस्टेलम नहीं होता है. रोस्टेलम क्या है? एक नोब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है इसके पास. और टीनिया सोलियम की बात करें तो इसके पास 2 रोज ऑफ हुक्स प्रेजेंट होती है. जो ये इन्फेक्शन जब करता है तो हमारे इंटेस्टाइन में करता है और इंटेस्टिनल वॉल से अटैच होने के लिए इन हुक्स का यूज करता है. सो किसके पास है? टीनिया सोलियम के पास हुक्स होते की 2 रोज होती है. टीनिया सेजिनेटा के पास नहीं होती. सो हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 1, एब्सेंस ऑफ स्कोलेक्स हुक. Now the next question is, which one of the following acts as a physiological barrier to the entry of microorganism in human body? Human body में microorganism बाहर से enter ना कर जाए उसके लिए physiological barrier का अगर कर भी जाते हैं, enter करते हैं, तो हमारे पास आप जब immune system पढ़ते हैं तो कई तरह के barrier पढ़ते हैं. फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर. सो यहाँ पर पूछा है कि इनमें से कौन फिजियोलॉजिकल बैरियर की तरह एक्ट करता है. ऑप्शन नंबर 1 इज स्किन, Number 2 epithelium of urinogenital tract, Number 3 tears and fourth one is monocytes. So here the correct answer will be, यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? टीयर्स. जब हम 12th NCERT भी देखते हैं इम्यूनिटी वाला चैप्टर तो वहाँ पर क्लियर लिखा है सलाइवा इन माउथ, HCl इन स्टमक एंड टीयर्स इन आइज. ये तीनों हमारे फिजियोलॉजिकल बैरियर के अंडर आते हैं. सलाइवा हमारे माउथ में, HCl हमारे स्टमक में और टीयर्स हमारी आइज में. इनमें क्या प्रेजेंट होता है? लाइसोजाइम एंजाइम प्रेजेंट होता है जो बैक्टीरिया को किल करता है बाय ब्रेकिंग डाउन देयर सेल वॉल. ये बैक्टीरिया की सेल वॉल को ब्रेक कर देता है जिससे वो रेप्लिकेट नहीं कर पाता है, अपना मल्टीप्लिकेशन नहीं कर पाता है हमारी बॉडी में, और इस तरह इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है. हमारे टीयर्स भी इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, हमारी सलाइवा भी जो बैक्टीरिया वगैरह एंटर कर गए फूड के थ्रू या कैसे भी, और जो स्टमक में HCl है वो भी ऐसे ही करता है. हाइड्रोक्लोरिक एसिड वो भी हमारे जो बैक्टीरिया वगैरह एंटर कर जाते हैं उनकी सेल वॉल को ब्रेक डाउन करके बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है. सो ये हमारे इंक्लूड है किस चीज़ में? फिजियोलॉजिकल बैरियर में. बाकी की हम बात करें तो स्किन है या हमारा एपिथेलियम ऑफ यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट है, ये हमारे क्या है? ये किसके अंदर आते हैं? फिजिकल बैरियर के अंदर आते हैं. इनको हम किस में रखेंगे? फिजिकल बैरियर में. स्किन की बात करें तो स्किन की जो आउटर लेयर है स्ट्रेटम कॉर्नियम हम जिसको बोलते हैं, और डेड कैरेटिनाइज्ड बैरियर का काम करती है, और उसके नीचे सीबम होता है. ये किसके अंदर आएगा? फिजिकल बैरियर के अंदर आएगा. ये बाहर से एंट्री ही नहीं होने देगा. फिजियोलॉजिकल बैरियर क्या कर रहे हैं? एंट्री हो जा रही है तो उसको किल कर रहे हैं, उसको मल्टीप्लिकेशन नहीं होने दे रहे हैं. फिजिकल बैरियर क्या हो रहा है? एंट्री को ही रोक रहा है बाहर से आने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म की. मोनोसाइट्स की अगर बात करें तो दीज आर द टाइप्स ऑफ WBC. मोनोसाइट्स आर द टाइप्स ऑफ WBC, और ये हमारा बॉडी का डिफेंस रेस्पॉन्स है अगेंस्ट इन्वेडिंग, मीन्स जैसे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी हमारी बॉडी में इन्वेड करते हैं, आते हैं, अटैक करते हैं, उनके लिए डिफेंस रेस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है WBC या मोनोसाइट्स. उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाकर
या फिर उनका फेजोसाइटोसिस करके, यानी कि सेल्स को किल करके उनको। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट विच स्टेज ऑफ HIV इन्फेक्शन डज वन यूजुअली शो सिम्टम्स ऑफ एड्स। किस स्टेज पर HIV इन्फेक्शन के कोई भी एड्स के सिम्टम्स को शो करता है। सो नंबर 1 ऑप्शन इज विद इन 15 days ऑफ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन, when the infecting retrovirus enters host cell, when viral DNA is produced by reverse transcriptase, when HIV replicates rapidly in helper T lymphocytes, जिनको हम CD4 cells भी बोलते हैं, and damage large number of these. So here the correct answer will be option number 4. जब HIV replicate करता है rapidly हमारी helper T lymphocytes के अंदर और उनका बहुत सारा नंबर डैमेज कर देता है, मीन्स T lymphocytes का नंबर हमारी बॉडी में घट जाता है, तब सिम्टम्स दिखाई देने शुरू होते हैं। और यही रीज़न है कि इस डिसीज में कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होती है, ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है और डेथ की जो है सर्टेनिटी होती है, डेथ हो ही जाती है ऐसे पर्सन की। इसका रीज़न यही है कि इसके सिम्टम्स जो है, जब वायरस जो है बॉडी में बहुत रेप्लिकेट करके अपना नंबर बढ़ा लेता है, तब सिम्टम्स दिखाई देने शुरू होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में इन्होंने क्या बोला था, विद इन 15 days ऑफ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन। हो सकता है फ्लू लाइक सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं किसी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के 15 days के विद इन, बट पूरी तरह हम कह सकते हैं फुली ग्रोन सिम्टम्स दिखाई नहीं देते। व्हेन द इन्फेक्टिंग रेट्रोवायरस एंटर्स होस्ट सेल, जो हम HIV वायरस की अगर बात करें, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ये वायरस जो है ये रेट्रोवायरस है। रेट्रोवायरस का क्या मीनिंग है बेटा, इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है दैट इज RNA, एंड ये जब होस्ट सेल में एंटर करता है तो अपने RNA से क्या बनाता है, DNA बनाता है। RNA से इन्फॉर्मेशन किस में भेजता है, DNA में, एंड RNA से DNA में इन्फॉर्मेशन जाना, इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, बिकॉज नॉर्मल प्रोसेस हम क्या पढ़ते हैं, DNA से इन्फॉर्मेशन किस में जाती है, RNA में जाती है, एंड दैट इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। यहाँ पर उल्टा हो रहा है, RNA से DNA में जा रही है, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, एंड हियर द एंजाइम वर्क दैट विल बी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। एंजाइम यहाँ पर कौन सा काम करेगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम काम करेगा। तो जब केवल DNA बन गया, एक ऑप्शन में ये भी दिया था कि रेट्रोवायरस एंटर कर गया होस्ट सेल में, नहीं सिम्टम्स तब भी दिखाई नहीं देने शुरू होंगे। वायरल DNA प्रोड्यूस हो गया, RNA से क्या बन गया, DNA बन गया रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की हेल्प से, तब भी नहीं होगा। उसके बाद फिर वो क्या करेगा, ये जो DNA बना है ये कहाँ पर पहुँचता है, ये अपनी प्रोटीन सिंथेसाइज करता है हमारी मशीनरी को यूज़ करके, और अपना कैप्सिड बना लेता है, अपना जो प्रोटीन का कवरिंग होती है वो बना लेता है, एंड हमारी T लिम्फोसाइट्स पर अटैक करता है। ये फिर कहाँ पहुँचेगा, T लिम्फोसाइट्स के पास में अटैक करेगा, और उन T लिम्फोसाइट्स को क्या करेगा, उनके अंदर रेप्लिकेट करेगा तेजी से, अपना नंबर बढ़ाएगा और उनको क्या करेगा, डैमेज करेगा। और जैसे ही T लिम्फोसाइट्स डैमेज होना स्टार्ट होंगी तब हमें सिम्टम्स दिखाई देने शुरू होंगे। सो हियर द ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट इज डी ग्रोथ टेक्स प्लेस। डी ग्रोथ कब होती है, नंबर 1 इज एनाबोलिज्म इज हायर देन कैटाबोलिज्म, कैटाबोलिज्म इज हायर देन एनाबोलिज्म, प्रोटोप्लाज्मिक synthesis is more than apoplasmic synthesis, apoplasmatic synthesis is more than protoplasmic synthesis। यहाँ पर क्या होगा, डी ग्रोथ का मतलब क्या है, ग्रोथ को अगर रिवर्स कर दिया जाए, ग्रोथ का मतलब क्या होता है, मास और वॉल्यूम का इंक्रीज होना। ग्रोथ इज कैन बी डिफाइंड एज इंक्रीज इन मास एंड वॉल्यूम, सेल नंबर बढ़ना, सेल का साइज बढ़ना, जिससे मास और वॉल्यूम बढ़ता है पूरी ऑर्गेनिज्म की बॉडी का। और डी ग्रोथ क्या हो जाएगा, इसका रिवर्स। रिवर्स कब होगा, हमारी बॉडी में एक रिएक्शन चल रही है which are the unique or characteristic feature of living, and that is known as metabolism. Metabolism is the unique feature of living. living का unique feature होता है, क्या है metabolism, some chemical reactions occurring all the time in a human body या all organism, all living organism की body में कुछ living biochemical reactions हर टाइम चल रही हैं जो सर्वाइव करने के लिए ज़रूरी हैं, उनको मेटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं, और इस प्रोसेस को मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। इसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एनाबोलिज्म एंड कैटाबोलिज्म। एनाबोलिज्म एंड कैटाबोलिज्म। एनाबोलिज्म किसको बोलेंगे,
एनाबोलिज्म मीन्स जब कोई दो सिंपलर मॉलिक्यूल या सिंपलर कंपाउंड मिलकर कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं उसको एनाबोलिक रिएक्शन या एनाबोलिज्म बोलते हैं। कैटाबोलिज्म इसका रिवर्स होगा, मीन्स जब कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सिंपलर वंस में टूट जाता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सिंपलर में टूटता है उसको कैटाबोलिज्म, और जब सिंपलर मिलकर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं दैट इज एनाबोलिज्म। तो बॉडी में किसी मॉलिक्यूल्स का कंपाउंड का सिंथेसिस हो रहा है और ये क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है। जब सिंथेसिस ज्यादा होगा और ब्रेक डाउन कम होगा तब ग्रोथ होगी, और जब इसका रिवर्स हो जाएगा मीन्स कैटाबोलिज्म हायर होगा एनाबोलिज्म से, तो वो डी ग्रोथ, उस टाइम पर डी ग्रोथ होगी। सो हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 2। जब हमारी बॉडी में कैटाबोलिज्म हायर होगा किससे, एनाबोलिज्म से, दैट कंडीशन कैन बी डिफाइंड एज डी ग्रोथ। सो हियर ऑप्शन नंबर 2 विल बी करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट इज गैमेटोफाइट इज डोमिनेंट स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ। गैमेटोफाइट किसकी लाइफ साइकिल की डोमिनेंट स्टेज होती है? गाइस एज यू ऑल नो दैट हमारे पास प्लांट की लाइफ साइकिल में 2 फेज होती हैं। नंबर 1 इज गैमेटोफिटिक या गैमेटोफाइट, एंड नंबर 2 इज स्पोरोफाइट। गैमेटोफाइट इज हैप्लॉइड फेज एंड स्पोरोफाइट इज डिप्लॉइड फेज, एंड दिस ये जो फेज हैं ये एक दूसरे में कन्वर्ट होती हैं। गैमेटोफाइट इज कन्वर्टेड इनटू स्पोरोफाइट एंड स्पोरोफाइट इज कन्वर्टेड इनटू गैमेटोफाइट, एंड दिस इज नोन एज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। प्लांट्स में क्या देखने को मिलता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। बट जब हम 5 डिवीजन पढ़ते हैं प्लांट किंगडम के, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, सो देयर वी कैन सी दैट वहाँ पर क्या होता है, ये जो गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट है किसी प्लांट ग्रुप में तो क्या मिलेगा, ये डोमिनेंट होगी, मीन्स ये लॉन्ग टाइम तक रहेगी और ये इंडिपेंडेंट होगी। जो स्पोरोफाइट है वो वहाँ पर क्या होगा, वो डिपेंड करेगा गैमेटोफाइट के ऊपर, या फिर शॉर्ट लिविंग फेज होगी, ये कम टाइम के लिए आ रही है डिप्लॉइड फेज, और ये क्या है, ज़्यादा टाइम के लिए है डोमिनेंट फेज है। तो एक तो इस तरह की लाइफ साइकिल होती है गैमेटोफिटिक लाइफ साइकिल। दूसरी होती है स्पोरोफिटिक। स्पोरोफिटिक में क्या होता है, जब ये वाली फेज लॉन्ग टाइम के लिए होती है और यही डोमिनेंट होती है, और ये गैमेटोफिटिक जो है ये शॉर्ट टाइम के लिए आती है, या इसके ऊपर डिपेंड करती है, या फिर शॉर्ट टर्म होती है बस, उसको क्या बोलेंगे, स्पोरोफिटिक फेज। मोस्टली प्लांट में, हायर प्लांट्स में ये होती है। गैमेटोफिटिक किस में मिलती है, सिंपल प्लांट्स में देखने को मिलती है। दूसरी होती है हैप्लोडिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल। एक को बोलेंगे हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल जिसमें ये मेन है गैमेटोफिटिक, इसको बोलेंगे डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल जिसमें ये मेन है, और हैप्लोडिप्लोन्टिक किसको बोलेंगे, जब दोनों इक्वल होंगे ऑलमोस्ट। कुछ एल्गी में और कुछ प्लांट्स में ये देखने को मिलेगी हमें हैप्लोडिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल। सो क्वेश्चन में क्या पूछा है बेटा, क्वेश्चन में हमारे पूछा गया है कि गैमेटोफाइट जो है वो डोमिनेंट स्टेज होती है किसकी लाइफ साइकिल में, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म या फिर जिम्नोस्पर्म। एक चीज और देखेंगे, किसी की भी लाइफ साइकिल हो, गैमेटोफाइट्स वो होते हैं जो गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं, नाम से ही समझ में आ रहा है, गैमेटोफाइट्स मीन्स गैमेट्स प्रोड्यूस करने वाले। जो गैमेट्स प्रोड्यूस करेंगे, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करेंगे, वो दोनों का फ्यूजन होगा। गैमेटोफाइट से मेल गैमेट फीमेल गैमेट प्रोड्यूस हुए, उनके फ्यूजन से क्या बना, स्पोर्स बने। क्या बने, स्पोर्स, और स्पोर्स में फिर मियोसिस डिवीजन होकर फिर क्या बन जाएगा, गैमेटोफाइट बन जाएगा। ऐसे चलती है प्रोसेस। स्पोरोफाइट क्या बनाता है, स्पोर्स बनाता है। स्पोरोफाइट डेवलप होगा पहले मेल फीमेल के गैमेट के फ्यूजन से, जाइगोट बनेगा और उससे स्पोरोफाइट बनेगा, और उसमें मियोसिस डिवीजन होकर स्पोर्स बनेंगे, उनसे फिर गैमेटोफाइट बनेगा। ये बेसिक प्रोसेस सब में चलती है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है ब्रायोफाइटा के बारे में। सो ब्रायोफाइटा में इन्होंने पूछा था कि गैमेटोफाइट किसके पास डोमिनेंट फेज है, मीन्स उनकी लाइफ में ज़्यादा गैमेटोफिटिक वाली फेज रहती है, स्पोरोफाइट कम टाइम के लिए आती है और गैमेटोफाइट पर ही डिपेंड करती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में गैमेटोफाइट इज डोमिनेंट स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ नोट ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। हियर द करेक्ट आंसर विल बी ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा में ये प्रेजेंट होती है ये। सो ब्रायोफाइटा, जिनको हम एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम भी बोलते हैं, उनके पास किस तरह की गैमेटोफाइट जो है वो डोमिनेंट स्टेज होती है, मोर कॉन्स्पीशियस होती है, विजिबल होती है और फोटोसिंथेटिक होती है, और इंडिपेंडेंट और डोमिनेंट फेज होती है इनके पास। कौन, गैमेटोफाइट। मोस्ट और लीवर वर्ट यहाँ पर आते हैं, और गैमेटोफाइट मीन्स जो गैमेट प्रोड्यूस करेगी। नाउ द नेक्स्ट इज पायरिनोइड्स आर मेड अप ऑफ। पायरिनोइड्स किसके बने होते हैं, पायरिनोइड्स, आपने ये वर्ड बहुत जगह पढ़ा और सुना जरूर होगा, आई होप आप लोगों को पता भी होगा इसके बारे में, बट फिर भी एक बार देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज कोर ऑफ स्टार्च,
सराउंडेड बाय शीट ऑफ प्रोटीन। स्टार्च की कोर होती है और वो सराउंडेड रहती है किससे, प्रोटीन की शीट से। या फिर कोर ऑफ प्रोटीन सराउंडेड बाय फैटी शीट, प्रोटीन की कोर बनी होती है और फैटी शीट से सराउंडेड होती है। और प्रोटीनेशियस सेंटर एंड स्टार्ची शीट, सेंटर में प्रोटीन और साइड में बाउंड्री में स्टार्च। कोर ऑफ न्यूक्लिक एसिड सराउंडेड बाय प्रोटीन शीट। हियर द करेक्ट आंसर विल बी प्रोटीनेशियस सेंटर एंड स्टार्ची शीट, यानी सेंटर में प्रोटीन रहती है और स्टार्च से क्या बना होता है, उसका शीट बना होता है। पायरिनोइड्स क्या है बेटा, पायरिनोइड्स आर द ऑर्गेनल्स एसोसिएटेड विद सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ स्टार्च। ये वो ऑर्गेनल्स होते हैं जो सिंथेसिस और स्टोरेज से रिलेटेड होते हैं, किसके, स्टार्च के। स्टार्च का सिंथेसिस करते हैं और स्टोरेज करते हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, किस में प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोफाइसी में और कुछ प्लांट्स लाइक हॉर्नवर्ट में। मोस्टली किस में देखने को मिलेंगे, क्लोरोफाइसी मीन्स ग्रीन एल्गी में। ग्रीन एल्गी में किसकी, ग्रीन एल्गी की बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं पायरिनोइड्स, उनके क्लोरोप्लास्ट में। पायरिनोइड्स कहाँ प्रेजेंट है, ग्रीन एल्गी यानी क्लोरोफाइसी के मेंबर्स में, उनके पास क्लोरोप्लास्ट है, उसके अंदर पायरिनोइड्स हैं। क्या होती हैं ये, प्रोटीनेशियस बॉडीज होती हैं, क्रोमेटोफोरिया क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होती है और सराउंडेड रहती है किससे, स्टार्च से। और इसका एक हम प्लस पॉइंट या बेनिफिट और याद रखेंगे प्लांट के लिए, क्या है एल्गी वगैरह में, ये क्या करती है, ये कार्बन कॉन्सेंट्रेटिंग स्ट्रक्चर होती है। क्लोरोप्लास्ट में क्या होती है, कार्बन कॉन्सेंट्रेटिंग स्ट्रक्चर होती है, जहाँ पे ये कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी रुबिस्को की बढ़ा देती है। रुबिस्को एंजाइम जानते हैं ना आप, कार्बोक्सिलेशन में एक्ट करता है फोटोसिंथेसिस में। तो रुबिस्को की एक्टिविटी को कार्बोक्सिलेशन, इसकी दोनों एक्टिविटी होती है, हमने पढ़ा है, कार्बोक्सिलेशन भी करा सकता है, ऑक्सीजनेशन भी। तो ये उसकी कार्बोक्सिलेशन एक्टिविटी को क्या करा देता है, बढ़ा देता है। कैसे, अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी तो कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी बढ़ जाती है रुबिस्को की, तो ये ऐसे ही करता है, कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर देता है उसके अराउंड, और कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी उसकी बढ़ जाती है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड का जो क्या है फिक्सेशन है वो ज़्यादा होगा। और एक प्रोसेस होती है फोटो रेस्पिरेशन, प्लांट्स में एक तरह से एनर्जी वेस्ट करने वाली प्रोसेस होती है वो, उसको ये क्या करता है, रिड्यूस कर देता है, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देता है, जिससे फोटो रेस्पिरेशन की रेट जो है वो घट जाती है। सो यहाँ पर जो क्वेश्चन में पूछा गया था वो सिर्फ इतनी बात थी कि प्रोटीनेशियस सेंटर है और स्टार्ची शीट है, जो किसको बना रहा है, पायरिनोइड्स को बना रहा है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फ्रेगमोप्लास्ट इज ऑर्गेनाइज्ड एट द, जो फ्रेगमोप्लास्ट हैं वो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं एट द बिगिनिंग ऑफ एनाफेज, एंड ऑफ एनाफेज, बिगिनिंग ऑफ टीलोफेज और एंड ऑफ टीलोफेज। ऑप्शन हमारे पास क्या क्या है, बिगिनिंग ऑफ एनाफेज, एंड ऑफ एनाफेज, बिगिनिंग ऑफ टीलोफेज और एंड ऑफ टीलोफेज। सो हियर द करेक्ट आंसर विल बी, यहाँ पर जो बुक में दिया हुआ है वो एट द एंड ऑफ एनाफेज है। एक्चुअली क्या होता है, दोनों के एंड, अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि फ्रेगमोप्लास्ट बनते कब है, क्या है, कब है, किस फेज में है, तो आंसर डिफरेंट होगा, बट ऑर्गेनाइज हो जाते हैं इक्वेटर पर। अगर वो पूछता है तो फिर एंड ऑफ टीलोफेज हो जाएगा इसका आंसर। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो ये, इस बुक की जो हम आंसर की देखें तो वो तो सिर्फ एंड ऑफ एनाफेज दिया हुआ है, फिर भी आप इस क्वेश्चन को एक बार देखेंगे खुद से भी। फ्रेगमोप्लास्ट होते क्या है, दीज आर द एलिमेंट्स विच मेकअप द सेल प्लेट। जब हम प्लांट्स में पढ़ते हैं जब हम सेल डिवीजन पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि एनिमल सेल में और प्लांट सेल में जो साइटोकाइनेसिस होता है वो डिफरेंट वे में होता है। एनिमल सेल में तो क्या होता है, ऐसे ग्रूव बनते हैं, खांच बनती है और वो अंदर की तरफ जाती जाती है और साइटोकाइनेसिस हो जाता है, एक सेल से दो सेल बन जाती हैं इस तरह से। बट इनमें क्या होता है, प्लांट सेल में सेल प्लेट फॉर्मेशन के थ्रू होता है, क्या बनती है, सेल प्लेट बनती है। और जो सेल प्लेट है वो किससे बनेगी, फ्रेगमोप्लास्ट से। ये एलिमेंट है, ये इक्वेटर पे लाइन अप हो जाते हैं और बाद में इन्हीं के जुड़ने से, अटैच होने से एक दूसरे से क्या बन जाती है, सेल प्लेट बन जाती है। और ये प्रोसेस सेंटर से शुरू होती है और किनारों तक जाती है। जो ग्रूव बनती है एनिमल सेल में वो कहाँ से होती है, किनारों से, और सेंटर की तरफ जाती है। यहाँ पर अपोजिट होता है, यहाँ पर क्या है, सेंटर से स्टार्ट होगा सेल प्लेट फॉर्मेशन और किनारों तक जाएगा और फाइनली एक सेल का साइटोकाइनेसिस होगा और दो सेल बन जाएंगी। तो शुरुआत तो इसकी हो जाती है फ्रेगमोप्लास्ट के बनने की एट द एंड ऑफ एनाफेज, बट कंप्लीट सेल प्लेट फॉर्मेशन अगर हम कहें और फ्रेगमोप्लास्ट पूरे ऑर्गेनाइज हो जाते हैं इक्वेटर पे, वो एंड ऑफ टीलोफेज तक होते हैं। सेल प्लेट फॉर्मेशन यानी कि इन फ्रेगमोप्लास्ट का आपस में जुड़ना, और ये फ्रेगमोप्लास्ट कहाँ से आए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी से। फ्रेगमोप्लास्ट किससे बनते हैं, ईआर और गोल्जी बॉडी से फ्रेगमोप्लास्ट बनते हैं, बने, और इन्होंने क्या किया, सेल प्लेट फॉर्मेशन किया, और फिर फाइनली क्या हो गया, इसकी सेल प्लेट के फॉर्मेशन से साइटोकाइनेसिस मीन्स एक सेल का साइटोप्लाज्म भी दो साइटोप्लाज्म में डिवाइड हो गया।
So here the correct answer is end of anaphase. Now the next is fruits are not found in gymnosperms because fruits नहीं पाए जाते gymnosperms में because they are seedless, they are not pollinated, they have no ovary, fertilization doesn't take place. यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बिकॉज दे हैव नो ओवरी, इनके पास क्या नहीं होता, ओवरी नहीं होता. सीडलेस तो बोल नहीं सकते बिकॉज जिम्नोस्पर्म में सीड तो होते हैं, जिम्नो मीन्स नेक्ड एंड स्पर्मा मीन्स सीड्स, तो नेक्ड सीड्स वाले प्लांट होते हैं, ये फ्रूट नहीं होता इनके पास, बट सीड तो होता है. दे आर नॉट पोलिनेटेड से कोई मीनिंग नहीं होगा बिकॉज पोलिनेशन हो जाए, फर्टिलाइजेशन हो जाए, दीज प्रोसेस आर रिक्वायर्ड फॉर ओनली सीड फॉर्मेशन. फ्रूट फॉर्मेशन से इनका कोई मैटर नहीं है फ्रूट फॉर्मेशन में. सो यहाँ पर ओवरी है रेस्पॉन्सिबल किसके लिए, फ्रूट फॉर्मेशन के लिए. सो इनके पास क्या नहीं होता, ओवरी नहीं होता, सो इनके पास फ्रूट भी नहीं होते. नाउ द नेक्स्ट इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन फ्यूनेरिया टेक्स प्लेस बाय. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्यूनेरिया में किससे होता है? ऑप्शन 1 इज प्राइमरी प्रोटोनिमा, ऑप्शन 2 इज गेमा, ऑप्शन 3 इज सेकेंडरी प्रोटोनिमा एंड लास्ट इज ऑल ऑफ द अबव. अभी प्राइमरी प्रोटोनिमा, सेकेंडरी प्रोटोनिमा और गेमा क्या है, इनके बारे में डिस्कस करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आप सब जानते हो, जो प्लांट्स के किसी रूट, स्टेम और लीफ के किसी पार्ट से नया प्लांट डेवलप हो जाए उसको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बोलते हैं. यहाँ पर किसकी बात की है, फ्यूनेरिया की. फ्यूनेरिया मीन्स ब्रायोफाइटा की, जिनके बारे में अभी एक क्वेश्चन हमने और डिस्कस किया था. फ्यूनेरिया का जब आप पढ़ोगे, ये इतना तो आप 11th NCERT से भी अगर आपने पढ़ा है तो इजीली आंसर कर सकते हो इसको. यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन सबसे हो सकता है. प्राइमरी प्रोटोनिमा में फ्रेगमेंटेशन से हो सकता है. प्राइमरी प्रोटोनिमा में फ्रेगमेंटेशन होके टुकड़ों में अगर वो टूट जाए तो उससे क्या बन जाते हैं, बहुत सारी नई प्लांट बॉडीज बन जाती हैं. गेमा क्या होता है, सो बेसिकली होता क्या है इसमें, ये स्पोरोफाइट है और इन्होंने स्पोर फॉर्मेशन किया. स्पोर्स जो है वो जर्मिनेट होके गैमेटोफाइट की यहाँ पर डिफरेंट स्टेज है, प्राइमरी प्रोटोनिमा, सेकेंडरी प्रोटोनिमा. सो यहाँ पर पहले क्या बनेगा, प्राइमरी प्रोटोनिमा बनेगा. एक ग्रीन लीफी ब्रांच्ड स्ट्रक्चर होती है, तो पहले स्पोर बने और स्पोर जर्मिनेट होकर उन्होंने क्या बना लिया, ब्रांच्ड फिलामेंटस स्ट्रक्चर बना ली, जिसको प्राइमरी प्रोटोनिमा बोलते हैं. स्पोर्स ने जर्मिनेट होकर क्या बनाया, प्राइमरी प्रोटोनिमा, जो कि एक ब्रांच्ड फिलामेंटस स्ट्रक्चर है, लीफी स्ट्रक्चर है, जिसको हम प्राइमरी प्रोटोनिमा बोल रहे हैं. तो प्राइमरी प्रोटोनिमा से फ्रेगमेंटेशन होकर नया प्लांट बन सकता है. अनफेवरेबल कंडीशन में एक स्पेशलाइज्ड मल्टी सेलुलर बॉडी बन जाती हैं, जिनको हम गेमा बोलते हैं, और वो गेमा कप के अंदर प्रेजेंट होती हैं. टर्मिनल सेल्स ऑफ प्रोटोनिमा, जो प्रोटोनिमा है उसकी टर्मिनल सेल्स से अनफेवरेबल कंडीशन में एक तरह की असेक्सुअल बर्ड कह सकते हैं इनको, बिकॉज ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रोल प्ले कर रही हैं, जिनको हम गेमा बोलते हैं. और ये गेमा भी डिटैच होकर क्या बना सकती है, नया प्लांट, नया स्ट्रक्चर, नया प्लांट बना सकती है. सो गेमा से भी हो सकता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, प्राइमरी प्रोटोनिमा से भी हो सकता है, और सेकेंडरी प्रोटोनिमा के जो राइजोइड्स हैं, रूट लाइक स्ट्रक्चर या स्टेम लाइक या लीफ लाइक, उनके अलग होने से भी नया प्लांट बन सकता है. तो यहाँ पर ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इलेक्ट्रोपोरेशन इन वॉल्स. इलेक्ट्रोपोरेशन में क्या होता है? नंबर 1 ऑप्शन इज प्रमोशन ऑफ सीड जर्मिनेशन बाय इंड्यूस्ड इम्बिबिशन ऑफ वाटर विद इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से इंड्यूस्ड इम्बिबिशन ऑफ वाटर करा दो सीड में और सीड जर्मिनेशन को प्रमोट किया जाए, दैट इज इलेक्ट्रोपोरेशन. और मेकिंग ट्रांजिएंट पोर्स इन सेल मेम्ब्रेन टू फैसिलिटेट एंट्री ऑफ जीन कंस्ट्रक्ट. जो जीन कंस्ट्रक्ट है, जीन के हमारे पास फ्रेगमेंट है, डिजायरेबल जीन है, उसको किसी सेल में एंटर कराने के लिए सेल मेम्ब्रेन में पोर्स बनाना इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से, या फिर प्यूरिफिकेशन ऑफ सेलाइन वाटर विद द हेल्प ऑफ एन आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन. एक आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन की हेल्प से सेलाइन वाटर को प्योर करना. और पैसेज ऑफ सुक्रोज थ्रू सीव पोर्स बाय इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस. इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस के थ्रू सुक्रोज का पैसेज किसके थ्रू, सुक्रोज को पास कराना सीव पोर्स के थ्रू, इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस की प्रोसेस से. सो हियर द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2, ट्रांजिएंट पोर्स डेवलप करना, बनाना सेल मेम्ब्रेन में, सो दैट उसमें जीन को हम क्या करा सके, एंटर करा सके. बायोटेक्नोलॉजी में जब हम किसी सेल में जीन को ट्रांसफर करना चाह रहे हैं, एंटर कराना चाह रहे हैं, सो ये बायोटेक्नोलॉजी में यूज होने वाली एक टेक्निक है जिसमें हमें फॉरेन डीएनए को सेल्स में इंट्रोड्यूस कराना होता है बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिक करंट विच टेम्पोरेरीली क्रिएट्स पोर इन द सेल मेम्ब्रेन अलाउइंग द डीएनए टू एंटर. टेम्पोरेरीली सेल मेम्ब्रेन में पोर्स क्रिएट हो जाते हैं इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से, एंड जो हमारा डीएनए है वो एंटर कर जाता है सेल में.
नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लार्ज वुडी वाइन्स आर मोर कॉमनली फाउंड इन। लार्ज वुडी वाइन्स मीन्स स्टेम जो होते हैं वो लार्ज वुडी वाइन्स की तरह, बेल की तरह हो जाते हैं लंबे लंबे, तो वो किस में पाए जाते हैं? नंबर 1 इज अल्पाइन फॉरेस्ट, नंबर 2 टेम्परेट फॉरेस्ट, नंबर 3 मैंग्रोव्स एंड नंबर 4 इज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। हियर द करेक्ट आंसर विल बी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में वो फेवरेबल कंडीशंस या फेवरेबल एनवायरनमेंट मिलता है जो सपोर्ट करता है लार्ज वुडी वाइन्स को। अगर हम बात करें अल्पाइन फॉरेस्ट की, यहाँ पर क्या होता है, कोल्ड टेम्परेचर होता है एंड हाई विंड होते हैं, जिसकी वजह से स्ट्रॉन्ग विंड होता है। हाई एल्टीट्यूड वाले रीजन होते हैं अल्पाइन फॉरेस्ट, किसको बोलते हैं? हाई एल्टीट्यूड वाले रीजन। मतलब हम अगर बात करें पोल्स की तरफ हम जाते हैं हाई एल्टीट्यूड पर, तो वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होता है और स्ट्रॉन्ग विंड होती है, वो सुटेबल नहीं होती है किसके लिए? लार्ज वुडी वाइन्स बनने के लिए। टेम्परेट फॉरेस्ट की बात करें तो वहाँ पर कुछ एग्जिस्ट करती हैं बट इतना नहीं, वहाँ पर का जो क्लाइमेट होता है माइल्डर क्लाइमेट होता है और रेनफॉल कम होती है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात करें तो ये करेक्ट है हमारा यहाँ पर, बिकॉज क्या क्या है यहाँ पर फेवरेबल सनलाइट मिल रही है, सुटेबल सनलाइट मिल रही है और रेनफॉल जो है वो भी हाई है इन कंपैरिजन ऑफ टेम्परेट। मैंग्रोव्स की बात करें तो ये हमारे कोस्टल या सॉल्ट वाटर होते हैं, यहाँ पर भी लार्ज वुडी वाइन्स पॉसिबल नहीं है। सो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में वो सारी आइडियल कंडीशन होती हैं जो लार्ज वुडी वाइन्स के ग्रोथ के लिए चाहिए। हाई ह्यूमिडिटी, वार्म टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, टेम्परेचर वार्म होता है, अबंडेंट रेनफॉल होती है जो उनको अलाउ करती है टू क्लाइंब टॉल ट्रीज फॉर सनलाइट एक्सेस। सनलाइट एक्सेस के लिए वो टॉल ट्रीज पे क्लाइंब करने के लिए अलाउ करती हैं। सो ये सारी कंडीशन सुटेबल हैं कहाँ पर? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। नाउ द नेक्स्ट इज अबाउट 70% ऑफ टोटल ग्लोबल कार्बन इज फाउंड इन। टोटल ग्लोबल कार्बन में से 70% जो है वो कहाँ पर मिलती है? ओशियंस में, फॉरेस्ट में, ग्रासलैंड में या फिर एग्रो इकोसिस्टम में। हियर द करेक्ट आंसर विल बी ओशियन। ये आपने शायद पहले भी कहीं क्वेश्चन पढ़ा होगा, बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है। टोटल ग्लोबल कार्बन जो है हमारी उसका 70% कहाँ होती है? ओशियन में होती है। हम ओशियन को मेजर कार्बन सिंक भी बोल सकते हैं, मेजर कार्बन सिंक भी बोल सकते हैं। इसमें जो कार्बन है वो स्टोर रहती है प्राइमरीली एज डिजोल्व्ड कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स की फॉर्म में है। कार्बन जो है सबसे ज़्यादा ओशियन में है, 70% है, बट किस फॉर्म में है? कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स की फॉर्म में। कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा करते हैं, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? मेजर सिंक बोलेंगे। किसके लिए? कार्बन के लिए। Now the next is meiosis can be observed in. Meiosis can be observed in spore mother cell, microspore, megaspore और tapetal cells. मियोसिस किस में ऑब्जर्व होगा? बहुत बेसिक क्वेश्चन है। स्पोर मदर सेल में होगा या मेगास्पोर्स में या माइक्रोस्पोर्स में या टैपिटल सेल्स में? सो हियर द करेक्ट आंसर विल बी स्पोर मदर सेल। स्पोर मदर सेल मीन्स स्पोर बनाने वाली। माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर क्या है? माइक्रोस्पोर रिप्रेजेंट पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन जो होते हैं वो माइक्रोस्पोर्स होते हैं, और मेगास्पोर क्या है? फीमेल गैमेटोफाइट है जिसके अंदर फीमेल गैमिट है। सो फीमेल गैमिट और मेल गैमिट ये दोनों तो क्या है? हैप्लॉइड कंडीशन है, तो इनमें तो सीधी सी बात है मियोसिस नहीं होगा। मियोसिस से क्या क्रिएट होती है? हैप्लॉइड सेल्स बनती हैं। हैप्लॉइड सेल हमें क्या बनानी है? स्पोर मदर सेल से ही तो बनानी है। स्पोर मदर सेल कैसी होती हैं? डिप्लॉइड होती हैं, और उनसे हमको मियोसिस करके क्या बनाना है? फीमेल गैमिट और मेल गैमिट, पोलन ग्रेन्स बनाने हैं यानी माइक्रोस्पोर बनाने हैं, और मेगास्पोर्स वो हैप्लॉइड होते हैं। तो स्पोर मदर सेल में मियोसिस डिवीजन होगा तब हैप्लॉइड सेल्स बनेंगी। टैपिटल सेल्स की बात करें तो इनमें माइटोसिस होता है। ये कहाँ पर प्रेजेंट होती है? जब हम एंथर की स्ट्रक्चर देखते हैं तो एंथर की स्ट्रक्चर में जो बाउंड्री सेल्स होती हैं जो हमारे स्पोरोजिनस टिश्यू को सराउंड करती है, स्पोरोजिनस टिश्यू यानी ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल होती हैं जो क्या बनाएंगी? माइक्रोस्पोर्स यानी पोलन ग्रेन बनाएंगे मियोसिस करके। इनको सराउंड करने के लिए सेल्स की लेयर होती है 4। सबसे बाहर एपिडर्मिस होती है, फिर एंडोथीसियम होता है, फिर मिडल लेयर्स होता है, और लास्ट में टेपिटम होती है, इनर मोस्ट लेयर। ये टेपिटम क्या करती है? इन स्पोर मदर सेल जो है ये स्पोरोजिनस टिश्यू, इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। क्या करने के लिए? माइक्रोस्पोर्स या पोलन ग्रेन बनाने के लिए। तो ये हमारी डिप्लॉइड सेल्स होती हैं, और वेजिटेटिव सेल्स हैं। इनका यहाँ माइक्रोस्पोर बनाने से कोई यानी रिप्रोडक्शन में इनका रोल नहीं है। सो ये सिर्फ न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है उनको। सो इनमें मियोसिस नहीं होगा, माइटोसिस ही होगा। और मल्टी न्यूक्लिएट सेल्स होती हैं ये, और इनके पास डेंस साइटोप्लाज्म होता है। नाउ द नेक्स्ट इज एन एंथर विद 2 माइक्रोस्पोरेंजिया इज फाउंड इन। एंथर जिसके अंदर 2 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं वो किस में देखने को मिलता है?
हिबिस्कस, कुकुरबिट्स, लेग्यूम्स या फिर कोरिएंडर्स? हियर द करेक्ट आंसर विल बी हिबिस्कस। हिबिस्कस में एंथर में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। एंथर की स्ट्रक्चर अभी जो मैंने ये बनाई, दिस इज टेट्रास्पोरेंजिएट। यहाँ पर 4 माइक्रोस्पोरेंजिया है। एक्चुअली होता क्या है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन, और स्टेमन में ये क्या होता है, फिलामेंट। और ये ऊपर जो मैंने 2 लोब बनाए हैं, बाई लोब्ड स्ट्रक्चर, दिस इज, हम जनरली 2 लोब बनाते हैं, दिस इज एंथर। और एंथर में जनरली 2 ही लोब होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, बाई लोब्ड टेट्रास्पोरेंजिएट स्ट्रक्चर। 2 लोब होते हैं और माइक्रोस्पोरेंजिया, बिकॉज एक लोब के अंदर, एक लोब की बात करें हम, अगर ये 2 लोब है और एक लोब के अंदर 2 क्या प्रेजेंट होते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम में 2 चैम्बर प्रेजेंट होते हैं। तो अगर 2 होंगे तो 2 लोब में कितने हो जाएंगे, 4 माइक्रोस्पोरेंजियम हो जाएंगे, टेट्रास्पोरेंजिएट स्ट्रक्चर होगी। बट कुछ फ्लावर्स में एक ही लोब होता है और 2 स्पोरेंजियम होते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम, तो बाई स्पोरेंजिएट स्ट्रक्चर होती है, सिंगल लोब्ड स्ट्रक्चर। तो इन्होंने 2 माइक्रोस्पोरेंजिया वाली पूछी थी, यहाँ पर करेक्ट आंसर हिबिस्कस हो जाएगा हमारा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सराउंडेड बाई अ कैलोज वॉल? कैलोज जो कि एक पॉलीसेकेराइड होता है, उसकी वॉल से सराउंडेड कौन रहता है इनमें से? माइक्रोस्पोर मदर सेल, मेल गैमेट, एग या फिर पोलन ग्रेन? हियर द करेक्ट आंसर विल बी माइक्रोस्पोर मदर सेल। जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है, इसके बाहर एक टेम्पररी सेल वॉल बनी रहती है जो इसको हेल्प करती है आइसोलेट करने में, माइक्रोस्पोर मदर सेल को फ्रॉम सराउंडिंग टिश्यू, एंड इसको प्रोटेक्ट रखती है, जब प्रोटेक्ट करती है माइक्रोस्पोर मदर सेल को। कैलोज की बनी वॉल होती है जो कि एक पॉलीसेकेराइड है, माइक्रोस्पोर मदर सेल, और बाकी सारे आसपास के टिश्यूज से इसको आइसोलेट करती है। मेल गैमेट, एग या पोलन ग्रेन में ऐसी कोई वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। और माइक्रोस्पोर मदर सेल के बारे में आप जानते हो, यही मियोसिस करके क्या बनाती है, माइक्रोस्पोर्स बनाती है। सो गाइज, आज के सेशन में इतना ही। If you found the video helpful, don't forget to like and share the video and do subscribe my channel. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Till then take care, bye bye, ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। Thank you so much for watching.